हेलो एवरीवन। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी जो कि एक इंट्रोडक्शन थी उसमें हमने देखा था फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, कौन वहाँ के नए किंग बने हैं, कैसे वहाँ पे रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति स्टार्ट हुई, किस तरह के वहाँ पे टैक्सेस लगते थे और ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में देखी थी। अगर आपने पहली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उसे देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो नेक्स्ट है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रेंच सोसाइटी में एक नॉर्मल सर्वाइवल के लिए भी उस टाइम बहुत स्ट्रगल चल रहा था। उसके क्या क्या कारण थे हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो एक तो ये है कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन है अगर 1715 से 1789 तक देखी जाए, 89 तक हम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज 89 में एक रेवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट होता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन के आसपास बढ़ी, यानी कि 50 लाख लोग वहाँ की पॉपुलेशन में और शामिल हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, डिमांड बढ़ने लगी। अब जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी तो अनाज की, खाने की डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, लेकिन जो ग्रेन्स की यानी कि जो टोटल उनको खाने के लिए जो चाहिए था उसकी जो प्रोडक्शन थी वो उनकी पॉपुलेशन के साथ मैच नहीं कर पा रही थी, यानी कि डिमांड जितनी आ रही थी उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण क्या हो, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे प्राइस जो हैं खाने के वो बढ़ जाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, स्पेशली जो गरीब किसान लोग थे, उनकी जो ज़िंदगी का गुजारा ब्रेड के ऊपर ही चला करता था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, ब्रेड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और वो उनकी स्टेपल डाइट थी। स्टेपल डाइट बोला किसे जाता है, स्टेपल डाइट उसे बोला जाता है जो जिस रीजन की बेसिक डाइट होती है जो हर दिन के फूड में यूज होती है। जैसे अगर आप हर दिन आपके घर में राइस बनते हैं तो आप ये कह सकते हो कि राइस आपकी एक स्टेपल डाइट है। तो वहाँ की स्टेपल डाइट ब्रेड हुआ करती थी और ब्रेड ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा था उनको, जिसके कारण सर्वाइव करना धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो जा रहा था। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग थे वो वर्कशॉप वगैरह में जहां भी काम करते थे वहां पे उन्हें फिक्स वेजेस मिलती थी, यानी कि वेजेस नहीं बढ़ रही हैं लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही थी सिचुएशन के कारण। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइसेस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। इससे हुआ क्या, जो तो अमीर लोग थे, अब वो अमीर लोग थे जो इन दुकानों के मालिक थे या जो कोई और प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहे थे, उनके लिए तो अच्छा हो गया कि प्राइस, जिस प्राइस पे पहले चीज बिक रही थी अब डिमांड की वजह से और ज्यादा प्राइस बढ़ गया तो उनके पास और पैसा आ रहा है। लेकिन गरीब और गरीब होता चला गया, क्योंकि उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी अभी भी उतनी मिल रही है, लेकिन जो खर्चा था वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी कि गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और अमीर हो रहा है, जिसके कारण गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रोट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और एक तो पहले ही इतनी बुरी सिचुएशन चल रही थी, कई बार ये मामला और गड़बड़ हो जाता था। जब कभी क्या होता था, कई बार तो सूखा पड़ जाता था तो सारी फसलें खराब हो जाती थी, तो जो थोड़ा बहुत ब्रेड अभी मिल पा रहा है इससे भी और ज़्यादा कम मिल पाता था, डिमांड और ज़्यादा कम पूरी हो पाती थी। उसके बाद कई बार हेल यानी कि ओले वगैरह पड़ जाते थे, ओलावृष्टि हो जाती थी या भारी रेन हो जाती थी, जिसके कारण फसलें खराब हो जाती थी। तो उन दिनों में ये जो प्रॉब्लम थी और ज़्यादा बढ़ जाती थी, जिसके कारण सबसिस्टेंस क्राइसिस हो जाता था। इस टर्म को आप याद रखना, इस टर्म से क्वेश्चन निकल के आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसिस्टेंस क्राइसिस। देखो सबसिस्टेंस क्राइसिस किसे बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब आपकी जरूरत की चीजें भी आप तक ना पहुंच पाएं, आपके पास ऐसी मजबूरी आ जाए कि आपकी जरूरत की चीजें जो डेली यूज में आपको चीजें चाहिए होती हैं वो भी अगर आप किसी तरह नहीं पा पा रहे, तो उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सो समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। तो पुराने शासन में यानी कि जब राजा का शासन चल रहा था तो ये देखने को मिल रहा था कि ये जो सबसिस्टेंस क्राइसिस है ये हर थोड़े दिन बाद लोगों को झेलना पड़ रहा था, यानी कि नॉर्मल ज़रूरत की चीज़ें भी लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो इसके कारण भी जो सर्वाइव करना था फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला हो रखा था, स्पेशली गरीब लोगों के लिए। ये भी एक कारण रहा जिसके कारण सभी लोगों ने, जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्रांति स्टार्ट हुई, बढ़ चढ़ के गरीब लोगों ने उसमें भाग लिया। उसके बाद है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस ऑन एंड टू द प्रिविलेजेस। देखो ग्रोइंग मिडिल क्लास किनको बोला गया, ये लोग भी थर्ड स्टेट वाले वो लोग थे जो एजुकेशन वगैरह लेके प्रोफेशनल वगैरह बन गए थे या बिजनेसमैन बन गए थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग, लेकिन हैं ये भी थर्ड स्टेट के लोग ही।
अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेज, एनविसेज का मतलब होता है जब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से कुछ फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसको प्रेडिक्ट करते हो, उसको बोलते हैं एनविसेज करना। अब एंड टू प्रिविलेजेस, ये किन प्रिविलेजेस की बात हो रही है? पहली बात तो प्रिविलेजेस किसको बोलते हैं? फैसिलिटीज को बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये फैसिलिटीज किनको मिल रही हैं? फर्स्ट स्टेट वालों को फैसिलिटीज मिल रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, उनके जन्म के आधार पे, और सेकंड स्टेट वालों को भी बहुत फैसिलिटीज मिल रही थी जो कि थर्ड स्टेट वालों को नहीं मिल रही थी। फॉर एग्जांपल एक फैसिलिटी आपको भी याद हो, अगर फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वालों को कोई टैक्स नहीं देना होता था, सारा का सारा टैक्स किनको देना होता था? थर्ड स्टेट वालों को देना होता था। तो इस तरह के काफी सारे प्रिविलेजेस, काफी सारी फैसिलिटीज फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को मिल रही थी। तो जब ये थर्ड स्टेट में एक नई क्लास निकल के आई जिसको बोला गया मिडिल क्लास, इसमें बिजनेसमैन थे, इसमें प्रोफेशनल लॉयर्स थे, इसमें प्रोफेशनल डॉक्टर्स थे जिन्होंने पढ़ लिख के खुद को एक अच्छे लेवल पे जो लोग लेके गए हैं, वो मिडिल क्लास वाले लोग जब प्रोटेस्ट में, जब रेवोल्यूशन में हिस्सा लेने लगे, तो एक प्रेडिक्शन ये निकल के आया कि अब चांसेस हैं कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों के जो फ्री में उनको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वो बंद हो सकती हैं। अब बात ये आती है कि क्या इन मिडिल क्लास वालों ने ही इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था? नहीं, पास्ट में भी पीजेंट्स ने, यानी कि किसानों ने और नॉर्मल वर्कर्स ने काफ़ी बार काफ़ी रिवोल्ट किए हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं, कभी फूड को लेके, तो कब फूड की कमी को लेके, कभी टैक्सीज को लेके। लेकिन होता क्या था, इन बेचारे लोगों के पास इतने रिसोर्सेज या इतने प्रोग्राम नहीं हुआ करते थे जिससे ये कोई चेंज ला पाए। तो ये प्रोटेस्ट करते थे, कोई इस पर ध्यान नहीं देता था, थक हार के फिर ये बैठ जाया करते थे। This was left to those groups in the third state who had become prosperous and had access to the education and new ideas. तो अब ये जो रेवोल्यूशन करने का जिम्मेदारी थी, अब ये किनके ऊपर आ गई थी? थर्ड स्टेट के वो लोग जिन्होंने खुद को डेवलप किया है, जिनको एजुकेशन मिल पाई है और जिन्होंने खुद को पहले से ज़्यादा सही कर लिया है, चाहे वो इकोनॉमिक वे में देखा जाए, यानी कि पैसे के वे में देखा जाए, या फिजिकली देखा जाए, मेंटली देखा जाए, एक अलग लेवल पे वो पहुंच चुके हैं। तो अब उनसे उम्मीद है कि कोई एक नया रेवोल्यूशन वो छेड़ सकते हैं। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed as the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer member of the society. अब 18th century में क्या हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नई मिडिल क्लास निकल के आ रही है। अब इस मिडिल क्लास में काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नए नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं। उस टाइम पे वुलन के और सिल्क के जो कपड़े हैं, इनका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा था फ्रांस के अंदर। तो वहाँ से जो मिडिल क्लास आई थी, उसके पास वो अपना सामान जो भी प्रोडक्शन वो कर रहे थे, उसको वो अपने देश के साथ साथ बाहर की कंट्रीज में भी बेच पा रहे थे, जिसके कारण वो धीरे धीरे अमीर होते चले गए। इन एडिशन टू द मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर, द थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोफेशनल सच एज लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, थर्ड स्टेट में कई सारे प्रोफेशनल लॉयर्स भी आ चुके थे। कई ऐसे लोग थे थर्ड स्टेट में जो गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उसमें काम कर रहे थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब ये सारे लोग क्या थे? पढ़े लिखे लोग थे, डेवलप्ड लोग थे। इनकी जो सोचने की क्षमता थी वो एक अलग लेवल की थी। जैसे कि एजुकेशन हमारी क्षमता को एक अलग लेवल पे ले जाती है, एक एजुकेटेड पर्सन और एक अनएजुकेटेड पर्सन की सोच में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। सिमिलरली उस टाइम ये हुआ, जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, स्पेशली मिडिल क्लास वाले लोग, अब ये एजुकेटेड लोग थे। तो जब इनको लगने लगा तो इनके ये क्या आइडियाज़ लोगों के सामने लेके आए, ये आइडियाज़ लेके आए कि भाई ये जो अब तक ये जो जन्म के बेस पे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती आई हैं, अब इनको बंद करना पड़ेगा, ये बंद होना चाहिए। अब पर्सन इज सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन द मेरिट। तो ये लोग, इन लोगों की क्या सोच थी कि अगर सोसाइटी में किसी व्यक्ति को स्पेशल फैसिलिटीज़ मिले तो वो उसके बर्थ के बेस पे नहीं मिलनी चाहिए, उसके जन्म के बेस पे नहीं, उसकी मेरिट के बेस पे मिलनी चाहिए। यानी कि उसने क्या अचीव किया है, उसने क्या पाया है, उसने कौन सी एजुकेशन लिया, उसके बेस पे फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ वो इस घर के अंदर या फिर इस धर्म के अंदर या फिर इस सोसाइटी के अंदर, इस घर के अंदर वो पैदा हुआ है तो इसके कारण उसको सारी फैसिलिटीज़ दे दो, या वो नोबल फैमिली में पैदा हुआ है उसको सारी फैसिलिटीज़ दे दो, या वो चर्च की फैमिलीज में पैदा हुआ उसको सारी फैसिलिटीज़ दे दो। ये चीज़ अब बंद होनी चाहिए, सबको मेरिट के बेस पे फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ आ रही होगी कि कैसे मिडिल क्लास एक नया रेवोल्यूशन सबके बीच में पैदा करने की कोशिश कर रही है, नई विचारधारा थर्ड स्टेट वालों के अंदर वो भर रही है। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity for all were put forward by the philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau.
रोज्यू का आप लास्ट का नाम याद रख लेना, और जॉन लॉक तो आपको वैसे ही याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, यहाँ से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो ये जो थर्ड स्टेट वालों के अंदर या पूरी की पूरी फ्रेंच सोसाइटी के अंदर ये जो फ्रीडम की नई बातें आनी शुरू हुई हैं कि सबको पास आज़ादी होनी चाहिए, इक्वल लॉज की बातें आनी शुरू हुई हैं, यानी कि कानून के सामने सब समान होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बातें निकल के आई, यानी कि सबको अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ही अवसर मिले जॉब करने का, कुछ लोगों को ही अवसर मिले पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का, सबको अवसर मिलना चाहिए। और इससे रिलेटेड जितनी फिलोसफीज थी उसमें दो फिलोसफर थे, एक थे जॉन लॉक और दूसरे थे रोज्यू। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। जॉन लॉक की जो फिलोसफी थी वो उनकी किस बुक में देखने को मिलती है? टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। आपके पास यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इन पॉइंट्स को अलग नोट डाउन कर लेना और इनको 3-4 बार रीड करना ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने दी थी? जॉन लॉक ने दी थी। इसमें हुआ क्या? इसमें उन्होंने पहली बात तो रिफ्यूज किया ये जो एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। अब मोनार्क मैं आपको पहले बता चुका हूं, मोनार्क किसको बोलते हैं? किंग रूल को। और एब्सोल्यूट राइट किसको बोलते हैं? कि उसकी शक्तियों पर उसका कोई नियंत्रण ना हो, यानी कि उसको कंप्लीट राइट्स मिले हैं, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। सारा राइट किसके पास है? पूरा का पूरा कंप्लीट राइट किंग के पास है, यानी कि वो जब चाहे जो मर्जी कर सकता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट राइट। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने क्या लिखा कि ये जो मोनार्क यानी कि किंग को, राजा को ये जो सारी शक्तियां मिली हुई हैं, अब इनका एंड होना चाहिए। उसी के साथ ही जो रोज्यू थे उन्होंने भी कुछ आइडिया सामने रखे। उन्होंने सामने रखे कि जो देश की सरकार होनी चाहिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। किसके बीच में? लोगों के बीच में और उनके प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं? प्रतिनिधियों को। तो रोज्यू क्या कहते थे कि ये जो सरकार राजा के द्वारा चलाई जा रही है, यानी कि राजा है और अपनी मर्जी से वो जो मर्जी चाहे कर रहा है, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जहां पे लोग हों, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुने और उनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जिसके बेस पे वो सरकार चले। अब देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स डाले जाते हैं इनके पीछे कोई रीजन होता है। अब जैसे यहाँ पे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई रीजन अगर किसी के दिमाग में आए कि सर हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमने क्या लेना फ्रांस की क्रांति से। देखिए, आज अगर आप अपने इंडिया को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट, ये भी तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ये भी तो प्रतिनिधियों की सरकार है। आप अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हो और वो सरकार बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का आइडिया है, हमने भी कहां से लिया? हमारे इतिहासकारों ने कहां से लिया? हमारे संविधान बनाने वालों ने कहां से लिया? उन्होंने भी फ्रांस की क्रांति से ही सीखा है। हमें पास्ट बहुत कुछ सिखाता है और ऐसी चीजें सीखने के कारण ही आज हमारा जो देश तरक्की कर रहा है, आज हमारी जो गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर पा रही है। तो शायद हमने ये चीजें पुराने टाइम में हुए इन क्रांतियों से ही सीखी होंगी। नेक्स्ट है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू की बुक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। तो जॉन लॉक की कौन सी है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। मोंटेस्क्यू की कौन सी है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ही प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो मोंटेस्क्यू ने एक बुक लिखी स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसमें उसने क्या बताया कि ये जो सरकार है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। एक है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एक है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और एक है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। दोबारा बता रहा हूं, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका जो कानून बनाने का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जो उस कानून को अप्लाई करने का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं यानी कि इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, जुडिशरी न्यायपालिका जो काम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए गए हैं उनका एनालिसिस करना कि वो ठीक किए गए हैं नहीं किए गए, ये काम होते हैं कोर्ट के। तो कोर्ट से हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? जुडिशरी। और अब यहां से भी हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि आज जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आज हमारे देश में क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। तो ये चीज भी हमने शायद कहां से सीखी होगी? फ्रांस की क्रांति से सीखी होगी। सिर्फ हमने नहीं, वर्ल्ड की और भी कंट्रीज ने जो इस सिस्टम को फॉलो करती हैं। This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from the Britain। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लुईस 16 फ्रांस के जब राजा बने थे, उन्होंने यूएसए के साथ मिलके ब्रिटेन ने जो यूएसए की 13 कॉलोनियों पर कब्जा कर रखा था उनको फ्री करवाने में यूएसए की हेल्प की। जब वो फ्री हो गई तो वहां पे भी कौन सी गवर्नमेंट चलाई गई? यही मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वहां पे फ्यूचर में चलाई गई जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे हो, जो मोंटेस्क्यू ने बोला था, जो रोज्यू ने बोला था।
द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो फ्रांस में अभी उतना बड़ा चेंज आया है या नहीं आया, लेकिन यूएसए जैसी कंट्री के अंदर उस टाइम पे एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका था। जो अमेरिका का संविधान बना था उस टाइम पे, उसमें ये जो सारे प्रिंसिपल्स फ्रेंच फिलोसफर्स दे रहे थे, इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया था। तो यहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है कि जो भी सरकार आज हमारे देश में चल रही है या जो सरकार फ्रांस में बनने वाली है, उसमें काफ़ी फिलोसफर्स की, काफ़ी थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आपने याद रखना है, जॉन लॉक ने कौन सी दी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। रोजियो ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था कि रिप्रेजेंटेटिव वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में कौन सा प्रिंसिपल दिया था कि 3 पार्ट्स में गवर्नमेंट का डिवीजन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, कि ये जो रेवोल्यूशन था इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये जो रेवोल्यूशन जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एक इवेंट हुआ था कि लोगों ने मिलकर वहां की जेल को तोड़ दिया, तो ये इवेंट इतना बड़ा हो जाएगा कि इसका एंड राजा को फांसी पर टांग दिया जाएगा, इसका इतना बड़ा रिजल्ट निकलेगा। यानी कि ये कोई छोटा मोटा क्रांति, छोटा मोटा रेवोल्यूशन नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज है। तो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ताकि आज की क्लास में ज़्यादा ना हो जाए, आप लोगों के लिए इजी रहे रिवाइज करना और पढ़ना। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को बड़े आराम से देखना है, अगर कोई चीज़ समझ ना आए वीडियो को रिपीट करना है, और साथ साथ अपनी एनसीईआरटी बुक को भी साथ रखना है, उसकी रीडिंग करनी है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पीपीटीज में वीडियोज़ के थ्रू आपसे शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी ऐसे पॉइंट भी होंगे जो आपकी बुक में मेंशन नहीं होंगे, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने बुक के अंदर ही नोट डाउन कर लेना है। आपकी एनसीईआरटी बुक ही आपके लिए नोट्स का काम करेगी। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन राइटिंग दोज थिंग्स विच हैव ऑलरेडी रिटन इन द बुक्स। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।